हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। परसेंटेज हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और लगभग आप ये कह सकते हो कि हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के पॉइंट पर हैं और एक या दो क्लास मुश्किल से इसमें और लगेंगी बस, और आपका ये चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे बच्चे, वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। और वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 70 से 80% जो वो चैप्टर है वो आपका परसेंटेज से ही मैच करेगा। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इन पे कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज चैप्टर पर कमांड बनानी पड़ेगी। और ये कंपलसरी है कि कमांड तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम हो भी चुका है, बिल्कुल 7 बज चुके हैं। 1 मिनट पहले मैं लाइव हो गया था, इसीलिए थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि टाइम हो और हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। बच्चे, कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, तो बताएंगे जल्दी से इसका जवाब क्या आया था आप लोगों का? सभी लोग जय हिंद, गुड इवनिंग, राम राम भाई। चलो, सवाल था, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए और 10% दोनों विषय में असफल हुए। ओके, कह रहा है यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या होगी? बच्चे, आपसे मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारा वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम बनेगा, वो जो भी दोनों सब्जेक्ट में परसेंटेज सफल का दिया होगा तो वेन आरेख सफल का बनेगा। अगर दोनों सब्जेक्ट में असफल, फेल का परसेंटेज दिया होगा तो वेन आरेख हमारा फेल का बनेगा। अब यहां उसने कहा दोनों विषय में असफल यानी कि फेल, तो हमारा बच्चे वेन आरेख बनेगा फेल का। कल आपको ये चीज बता भी दी थी मैंने। दो सब्जेक्ट है, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है और एक मैथ्स है, और दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट असफल हुए हैं? 10%। उसको मैं यहां रख दूंगा। अब मुझे इंग्लिश में भी फेल का परसेंटेज चाहिए और मैथ्स में भी फेल का परसेंटेज, लेकिन उसने बोला है कि 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में सफल हुए हैं। यहां जो परसेंटेज दिया हुआ है वो पास का दिया हुआ है, हमें चाहिए फेल का। बच्चे, अगर 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। अगर गणित में 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। क्यों? क्योंकि मैं यहां वेन आरेख, वेन डायग्राम फेल का बना रहा हूं, तो मुझे मुझे इनका फेल परसेंटेज चाहिए। 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 माइनस 70, 30%। 80% गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 माइनस 80 यानी कि 20% गणित में फेल हुए होंगे। अगर मैं आपसे कहूं टोटल फेल कितना है, टोटल फेल, तो आप कहेंगे कि सर 30 प्लस 20। लेकिन जब मैं 30 को काउंट कर रहा हूं तो 10 को भी काउंट कर लिया, जब मैं 20 को काउंट कर रहा हूं फिर से 10 को कर लिया, तो एक बार 10 को मुझे माइनस करना होगा। तो 50 माइनस 10 यानी कि 40% टोटल फेल है। तो टोटल पास कितने होंगे बच्चे? अगर 40% फेल है तो 60% पास होंगे, और उसने तो दिया है 144 दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। 1% कितना होगा? 144/60, और हमें तो 100% चाहिए टोटल संख्या। तो 100% कितना होगा? आप गुणा 100 कर दो और यहां से आपका जवाब होगा, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 24 धाम 240, यानी कि जो टोटल संख्या है वो होगी 240। ओके, बात क्लियर है? क्या यही आपका होमवर्क था? भाई, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आज उनके लिए गुड न्यूज है। वैकेंसी लगभग क्या
5 तिया 15, हाँ अप्रोक्सीमेट 3 गुना आपकी वैकेंसीज हो चुकी हैं, शायद 3 गुने से भी ज्यादा ALP की वैकेंसीज, है ना। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी तो बढ़ने वाली है हर किसी की। भाई मैं क्या रीजन बताऊं तुम्हें, रीजन आप सभी जानते हो। तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने टाइप नंबर 13 के साथ। बच्चे टाइप नंबर 13 में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। एक बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो आय होती है, ये मैंने आपको शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़ाया था, जो आय होती है मेरे भाई वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है कि नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं इनकम तो उसका मतलब है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि I इक्वल्स टू E प्लस S। ये एक आपकी जो इनकम है, कल आप सभी लोग पैसे कमाओगे, है ना, सैलरी वगैरह आएंगी आप लोगों की, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पूरे महीने में जितना आप खर्च करोगे और पूरे महीने में जितना आप बचाओगे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा कि हमने पूरे महीने में कितना कमाया। ये होगा पूरे महीने में कितना कमाया। बात समझ में आई? यस। चलो लेकर चलता हूं आपको पहले सवाल की तरफ। बच्चे किस तरह का सवाल है जरा देखते हैं। यहां पर वर्कशीट नहीं डली, ऐसा नहीं हो सकता है, डल गई होगी कुछ एप्लीकेशन। चलो मैं क्लास के बाद बात करता हूं कि वर्कशीट आपको क्यों नहीं मिली है। और कंबाइंड PDF आपको पिछले वाले चैप्टर की मिल गई है क्या? अभी परसेंटेज चल रहा है, पिछला चैप्टर हम कौन सा कंप्लीट करके आए हैं, जो भी आए हैं क्या उसकी मिल गई? एवरेज किया था ना शायद, तो औसत की कंबाइंड PDF मिल गई आपको? मेरी तरफ से तो जा चुकी है, हो सकता है कि अभी जो टीम अपलोड करती है एप्लीकेशन पर उनकी तरफ से अभी अपलोड नहीं हुई हो। ठीक है, मैं 2 इशू हैं, मैं अभी क्लास के बाद आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आगे से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बच्चे आपको नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। सवाल ने कहा सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्चा 25% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत में क्या हुआ? 50% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, या फिर 5% की वृद्धि हुई? भाई यहां ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए कि आय का इतना % बचाया या इतना % खर्च किया, और फिर आगे लिखे कि उसकी आय इतनी बढ़ गई, उसका खर्चा इतना बढ़ गया, बचत बताओ कितनी बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे सवालों में हमेशा हमको क्या करना है? एक तरफ लिखना है इनकम, एक तरफ लिखना है एक्सपेंडिचर, और एक तरफ लिखना है सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब पहली लाइन पढ़ो बड़े आराम से। उसने कहा सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। बाकी लाइन को भूल जाओ, जस्ट आपने पहली लाइन को पढ़ना है। बाकी 3 लाइन 2 लाइन क्या कह रही हैं हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जिस लाइन को मैंने सर्किल किया है। वो कह रहा है सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, मतलब कि अगर सुधा ने 100 रुपया कमाया, भाई अगर सुधा ने 100 रुपया कमाया तो सुधा ने खर्च कितना किया है? 80%। अगर सुधा ने 100 रुपया कमाया
तो सुधा ने खर्च कितना किया है 80%, यानी कि 80 रुपया खर्च किया होगा अगर 100 कमाया है। अब आप बड़ी प्रैक्टिकल बात बताओ, अगर 100 रुपया कमाया 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 20 रुपया। भाई 100 में से 80 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि 20 रुपया उसने बचाया होगा। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? नहीं है ना। मैंने माना सुधा ने 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 20 रुपया। ये तीन चीज आपने लिखी। अब सवाल कह रहा है कि यदि सुधा की आय 30% बढ़ जाए, जो सुधा की इनकम है वो 30% इंक्रीज हो जाए, तो 100 का 30% अगर मैं बढ़ाता हूं तो बच्चे कितना इंक्रीज होगी? 30 रुपया सुधा की आय बढ़ गई। भाई 100 का तो कितना भी परसेंट कहे उतना ही होता है ना। तो मैंने आपसे कहा कि सुधा की आय अगर 30% बढ़ जाए तो 100 का 30% 30 रुपया, और उसका खर्चा 25% बढ़ जाए। भैया इसका 25% निकालना जरा। 25% होता है बच्चे 1/4, यानी कि 1/4 गुणा 80। आप कहेंगे कि सर उसका जो खर्चा है वो 20 रुपया बढ़ गया। मैं बढ़ोतरी निकाल रहा हूं केवल। मैंने आपसे बोला कि सुधा की जो आय है वो 30% बढ़ जाती है, तो 100 का 30% 30। सुधा का खर्चा 25% बढ़ जाता है, 80 का 25% 20। तो सुधा की बचत कितनी बढ़ेगी? भैया इस 30 में से 20 घटा दो, यानी कि आय में से खर्चा अगर मैं घटाता हूं तो मुझे क्या मिलती है? मुझे बचत मिलती है। आय में से मैं खर्चा घटा दूं तो मुझे मिलेगी बचत, यानी कि जो उसकी बचत है वो 10 रुपए बढ़ी होगी। और अगर वो कह रहा है कि बचत कितने परसेंट बढ़ी है, परसेंट में निकालना है तो 10/20 और गुणा 100। आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50% की वृद्धि। बचत में क्या हुआ है बच्चे? 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऐसे सवाल में आपने एक ही बात करनी है कि आय, खर्च और बचत, तीन चीज यहां पर लिखनी है। फिर आपने अनुपात टाइप बनाना है। उसने बोला कि आय का 80% खर्चा किया, तो मैंने कहा कि अगर उसने 100 रुपया कमाया तो 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 100 में से 80 गया, 20 रुपया बचाया होगा। अब कह रहा है कि सुधा अपनी आय को 30% बढ़ा दी, तो 100 का 30%, यानी कि सुधा की आय बढ़ गई कितनी? सुधा की आय बढ़ गई 30 रुपया, और उसने अपना खर्चा 25% बढ़ा दिया, तो 80 का 25% होता है 20 रुपया, तो खर्चा बढ़ गया 20 रुपया। तो 30 में से 20 गया, पता चला कि 10 रुपया उसकी बचत बढ़ गई। तो परसेंट में कितनी बढ़ी है? 10 बटा पुरानी बचत कितनी है? 20 गुणा 100, यानी कि बचत में जो वृद्धि हुई है वो 50% है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा और बताएंगे इसका जवाब। सवाल कह रहा है लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। हमें पहली लाइन से ना आय, खर्च और बचत का अनुपात बनाना होता है। उसने कहा लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके खर्चे में x% की वृद्धि हो, बचत में 60% की वृद्धि हो और आय में 26% की वृद्धि हो, तो x का मान क्या होगा? यानी कि खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये उसने बोला है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग, यानी कि आय, खर्च और बचत। अब सवाल ने कहा कि लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। इसका मतलब है लकी जो है जितना भी कमाती है, लकी ने जितना भी रुपया कमाया उसका 85% खर्च कर दिया। तो सबसे बढ़िया है, मैं मानकर चलता हूं कि लकी ने 100 रुपया कमाया है,
अगर 100 रुपया कमाया है तो 85 रुपया खर्च कर दिया। भाई 100 का 85% कितना होता है? 85। अगर 100 कमाया और 85 खर्च कर दिया तो मेरे भाई बचाया कितना होगा? 100 माइनस 85, 15 रुपया बचाया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब सवाल ने कहा कि लकी अपने खर्चे में x% की वृद्धि होती है। x का मान हमें नहीं पता। कह रहा है उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। भाई यहां पर 60% की वृद्धि करना जरा। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। और बचत कितनी है? 15। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी कि उसकी बचत में 9 रुपए की वृद्धि हो गई। उसकी जो बचत है बच्चे, उसमें 9 रुपए की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 रुपया अगर उसकी आय है तो उसमें 26% की वृद्धि कर दो तो कितना होता है? प्लस का 26 ही कर दो। अब एक बात बड़ी सिंपल सी बताओ, अगर 26 रुपया सैलरी बढ़ी है और 9 रुपया बचत बढ़ गई तो खर्चा कितना बढ़ा होगा? 26 में से 9 घटा दो। भाई जो आपका बचत हुई है वो आय में से घटा दो। जो भी आपकी इनकम है, मान लो आप महीने के 10,000 कमाते हो और 4,000 बचा लेते हो, तो खर्च कितना करते हो? 10,000 में से 4,000 हटा दो सर, है ना? तो 26 रुपया अगर आय बढ़ी, 9 रुपया अगर बचत बढ़ी, तो 26 में से 9 घटा दो सर, पता चल जाएगा कितना रुपया उसकी खर्चा हुआ है ना? तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 9 गए 7, यानी कि 17 रुपया उसका खर्चा बढ़ा है। और परसेंट में निकालना है तो 17 बटे और 85 और गुणा 100, तो 17 पंजे 85 और 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि मैं कहूंगा कि सर 20% जो है उसका खर्चा बढ़ा है, और यही मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल दूं, कॉन्फिडेंस आएगा, पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए। अभी तो और 2-3 सवाल हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा ये टाइप, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना? कितना अच्छा फील होता है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो और सडनली एक नोटिफिकेशन आता है, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वैकेंसी डबल हो गई या वैकेंसी ट्रिपल हो गई। तो एक बार जो लोग लिख सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि आप पर्टिकुलर कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए यहां से आप मैथ्स पढ़ रहे हो। जो लोग लाइव है लिख सकते हैं, जो लोग सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करते रहो। वो मत लिखना जिन्होंने आज ही एएलपी की वैकेंसी देखकर अपना मूड चेंज किया है कि यार अब छोड़ो, अभी एएलपी की तैयारी करनी है। वैकेंसी 5,500 से 18,500 वैकेंसी है, 17,500 कितनी पता नहीं, 17,000 मैंने ग्रुप में अपडेट भी कर दिया टेलीग्राम में। x% की वृद्धि के x% वही तो है रश्मि जी। x% मतलब जो हमने 20% निकाला है ना खर्च में वृद्धि, वही x% है सर। रेलवे, यूपीपी, आरपीएफ, एसआई, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, 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 सीडीएस, ऑल एसएससी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, आरपीएफ, आरपीएफ, रेलवे, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, जीडी, जीडी, एससीजीएल, सीजीएल, आरपीएफ, एसआई। क्या बात है, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआई और सीजीएल, ये 4 लोग बहुत दिख रहे हैं मुझे इसमें। बिहार एसआई, क्या बात है, सीजीएल के भी बहुत बच्चे हैं। पंजाब पुलिस, चलो वेरी गुड। करेंगे बच्चे सवाल को। सवाल करे प्रिया अपनी आय का 15% बचाती है, तो पहली लाइन से तो हमें आय, खर्च और बचत इनके बीच में रिलेशन लिखना है। फिर उसने कहा यदि उसका खर्चा 20% बढ़ता है और उसकी बचत 60% बढ़ती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी।
बच्चे जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, मैं यहां एक तरफ आय, एक तरफ खर्च और एक तरफ बचत, तीन चीज मैंने लिखी। अब पहली लाइन ने बोला कि प्रिया अपनी आय का 15% बचाती है, 15% उसने बचाया। मतलब अगर प्रिया ने 100 रुपया कमाया ना, तो उसने 15% बचाया, यानी कि 15 रुपया उसने बचा लिया। अगर प्रिया ने 100 रुपया कमाया और 15 रुपए बचा लिया, तो बच्चे खर्च कितना किया होगा? 100 में से 15 घटा दो सर, 85 रुपया खर्च किया होगा। तो आय, खर्च और बचत तीनों में हमने रिलेशन बना लिया। अब कह रहा है कि उसका जो खर्चा है ना, वो 20% बढ़ गया। उसका जो खर्चा है वो 20% बढ़ गया। तो भैया इसको 20% बढ़ाओ। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और 85 का तो 5 से जाएगा 17 बार, यानी कि खर्चा बढ़ा है 17 रुपए। कह रहा है उसकी जो बचत है वो 60% बढ़ गई। तो यहां 15 रुपए उसकी बचत है। अगर मैं इसको 60% निकालता हूं तो ये होता है 3/5 और गुणा 15। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि बचत बढ़ी है 9 रुपया। अब आप मुझे बताओ, आप एक महीने में 5,000 खर्च करते हो और 35,000 बचा लेते हो, तो आपने कमाया कितना? आप कहेंगे सर 35,000 प्लस 5,000, हमने तो 40,000 रुपए कमाया। यानी कि जब मैं बचत और खर्च दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलता है कि कितना मैंने कमाया है ना। तो यहां अगर मैं 17 और 9, 17 और 9 को जोड़ दूं तो बच्चे मुझे मिलेगा 17 और 9 को जोड़ने पर कि उसने 26 रुपए कमाया होगा। मतलब 26 रुपए उसकी जो इनकम है ना, उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा, बढ़त हुई होगी। और अगर मुझे परसेंट वृद्धि निकालना है तो परसेंट वृद्धि आएगा 26 बटे उसकी ओरिजिनल इनकम है 100 और गुणा 100। तो आप कह देंगे सर 26% की वृद्धि हुई है उसकी आय में, और वो यही आपसे पूछ रहा है। मजा आया? कॉन्फिडेंस बना? क्या मैं आगे चल सकता हूं? एक और सवाल दूं आपको ऐसा ही? चलो एक और सवाल। नहीं, हाँ ये सवाल करिए। बताओ। सवाल कह रहा है खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का, यदि आय में 15% की वृद्धि हो, बचत में 6% की वृद्धि हो, तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए? अब यहां सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। यहां आप दिमाग लगाओ। यहां पहली लाइन में उसने रेशियो दे दिया खर्च और बचत का, और फिर वो परसेंटेज में बढ़ा रहा है कि आय में इतने परसेंट बढ़ी, बचत इतने परसेंट बढ़ी, तो खर्चा कितने परसेंट बढ़ेगा। इस तरह से उसने सवाल बनाया। लगाओ दिमाग इसमें बच्चे। सर एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एफ कैट में एसएसबी के लिए 2 बार मेरी भी कॉल आई थी। उस टाइम पर सीजीएल में कुछ ऐसा हुआ था कि 2018 का मैंने फर्स्ट टाइम सीजीएल दिया था, वहाँ मैं बिजी था उस टाइम। और जब दूसरी बार कॉल आई तो मैं 2019 के सीजीएल में, मतलब लगभग एग्ज़ाम नज़दीक ही थे, और वो लोग एसएसबी के लिए बुला रहे थे साउथ में। मेरी तैयारी भी नहीं थी एसएसबी की, मैं आपको सच बताऊं। मैंने तो जस्ट अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन से ही एफ कैट का एग्ज़ाम दिया था, वो निकल गया था। और
फिर मैंने वो डिसीजन त्याग दिया कि जब एसएसबी की तैयारी भी नहीं है और फिर अगर वहाँ चले गए तो ये एग्ज़ाम छोड़ना पड़ जाएगा सीजीएल का, जिसमें ज़्यादा चांस है, फिर मैंने वो प्रेफरेंस चूज करना ज़्यादा अच्छा समझा। चलो, कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात, मैं तीनों चीज लिखता हूं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। बच्चे उसने आपसे बोला है कि खर्च और बचत का अनुपात जो है ना वो 3:2 है। यार एक बात बताओ मुझे, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, रेशियो में ही बताना, अनुपात में ही बताना, कि अगर 3 रुपया खर्च किया और 2 रुपया बचाया तो कमाया कितना होगा, अनुपात में ही, रेशियो में ही। तो आप कहेंगे सर 3 रुपया खर्च किया 2 रुपया बचाया तो सर 5 रुपया कमाया होगा, 3 और 2 5। अब लेकिन एक गड़बड़ अभी है, थोड़ी सी ना वो दिमाग में स्ट्राइक कर रही है गड़बड़। क्या है? उसने कहा कि आय में 15% की वृद्धि हुई, बचत में 6% की वृद्धि हुई, यानी कि अभी ना वो वृद्धि करवा रहा है परसेंट में। तो मैं इस रेशियो को कैसे परसेंट में बढ़ाऊं, कैसे, हाउ? मैंने अनुपात में एक चीज आपको बताई थी कि जब भी हमें परसेंट में वृद्धि करवाए तो हम ना यहां 2-2 जीरो ऐड कर लेंगे। बच्चे अपनी तरफ से मैं 2-2 जीरो यहां पर लगा रहा हूं, तीनों में लगेंगे। अगर एक में 2 जीरो लगाइए तो तीनों में 2-2 जीरो लग जाएंगी, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों का आएगा, सर 2-2 जीरो क्यों लगाई? क्योंकि बच्चे आगे मुझे परसेंट में वृद्धि करनी है, तो मेरा आंसर डेसिमल वगैरह में ना जाए, कैलकुलेशन आसान बन जाए, इसीलिए 2-2 जीरो लगाएं। अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा, सर 2 ही जीरो क्यों लगाई, एक भी लगा सकते थे। लगा सकते हो, अगर यहां एक लगाई तो तीनों में एक एक लगानी पड़ेगी। 2 जीरो क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, 100 का मल्टीपल होता है, तो उसके परसेंटेज निकालने थोड़े आसान होते हैं, इसलिए 2 जीरो लगाते हैं। नहीं ऐसा सच कोई रूल नहीं है कि 2 ही जीरो क्यों लगाई, सर 1 जीरो क्यों नहीं लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसने कहा कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई। बच्चे जरा यहां 15% बढ़ाना और 10%, 5%, 15% ये निकालने आपको आते हैं, ये मैंने सिखाए थे आपको परसेंटेज में, कुटाई कर दूंगा अगर ये कह दोगे सर नहीं पता। अगर मैं इसका 1% कहूं तो 1% कितना, 5, तो 15% कितना हो जाएगा, 15×5 75। इसी दिन के लिए आपको मैंने वो 1% और 1% का मल्टीपल्स निकालना सिखाया था। उस टाइम तो कह रहे थे ना सर ये बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, ये बच्चों वाली चीजें देखो, बिना पेन उठाए आपकी कैलकुलेशन कैसे कर दी इसने। कि अगर मैं कहूं 500 का 1% तो 2 संख्या पहले चले गए, सर 500 का 1% होता है 5, तो 15% कितना होगा, 15×5 75। आया ना मजा? अब कह रहा है कि उसकी बचत में 6% की वृद्धि हुई, जरा इसका 6% बताना। 1% कितना होता है 2, तो 6% कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। मतलब उसकी आय में 75 रुपए की वृद्धि हुई, उसकी बचत में 12 रुपए की वृद्धि हुई, तो खर्चे में कितनी वृद्धि हुई होगी, आप 75 में से 12 घटा दो, ये आ जाएगा 63, यानी कि उसकी बचत में 63 की वृद्धि हुई होगी। और अगर परसेंट में निकालना है तो 63/300, भाई ओरिजिनल जो खर्चा है वो तो 300 है, और गुणा 100, तो ये जाएगा पूरा 21 बार, यानी कि हम कह सकते हैं 21% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मजा आया? एक और लास्ट सवाल देता हूं आपको इसी तरह का, चलो करते हैं, फिर हम टाइप को चेंज करते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का, ठीक है। ये सवाल करिए। बताओ। तो उसने कहा मेरे खर्चे और बचत का अनुपात है 3:4, यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो उसने बोला है कि खर्च और बचत का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 3:4।
ये मान के चलो कि 3 रुपया खर्च किया और 4 रुपया बचा लिया। 3 रुपया खर्च किया और 4 रुपया बचा लिया। अब कह रहा है कि अगर मैं इसी अनुपात को पलट दूं, अगर मैं यही अनुपात कर दूं 4-3, उल्टा कर दूं, क्या टोटल इनकम चेंज होगी खर्च और बचत के अनुपात को बदलने पर? यस और नो में जवाब दो। भाई ये बताओ, मैं महीने में 30,000 कमाता हूं और मैं 10,000 बचाता हूं और 20,000 खर्च करता हूं। अगर मैं ये उल्टा कर दूं कि 10,000 खर्च करने लगूं, 20,000 बचाने लगूं, तो क्या मेरी टोटल इनकम चेंज हो जाएगी ऐसा करने पर? नहीं होगी सर। कहां चेंज होगी? भाई आप रेशियो को ही तो उल्टा कर रहे हो। जितना पहले बचा रहे थे अब उतना खर्च कर रहे हो, और जितना पहले खर्च कर रहे थे अब उतना बचा रहे हो। ऐसा करने पर टोटल इनकम, कुल आय थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी। तो यहां अगर मैं उसकी इनकम देखूं तो पुरानी इनकम कितनी है? 4 और 3 7। नई इनकम कितनी है? 4 और 3 7। तो टोटल इनकम तो सेम है, टोटल इनकम थोड़ी चेंज होगी। तो फिर आप देख लो कि पहले उसका खर्चा 3 रुपए था, अब 4 हो गया, तो वृद्धि कितने की हो गई? 1 रुपया की। और अगर मुझे परसेंट वृद्धि निकालना है तो भैया 1 बटा, और पुराना खर्चा कितना है? 3, और गुणा 100। मतलब इस 3 पर ही तो बढ़ाकर 4 करेगा। भाई ओरिजिनल तो वो 3 रुपए खर्च कर रहा था, इस 3 को बढ़ाकर ही तो 4 कर रहा है वो यही तो कह रहा है कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो जो भी वृद्धि होगी वो इस 3 को बढ़ाकर 4 पर होगी। 1/3 गुणा 100 कितना होता है? सभी जानते हैं सर, 33.33% होता है। सर आप इतना नहीं, ज्यादा कमा, क्या बात कर रहे हो? चलो ये टाइप खत्म। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। तो आय खर्च बचत के सारे सवालों को आप आराम से कर लोगे इस तरीके से, चाहे वो सवाल रेशियो में आए, चाहे वो सवाल परसेंटेज में आए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब आते हैं टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 14 की तरफ। क्या है टाइप? पहले थोड़ा सा ना डिस्कस करता हूं आपके साथ में। पास फेल की बात है, पास फेल, और आपसे अच्छा कोई इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। जब आप लोग, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो जब आप कॉलेज में थे तो एक चुनिंदा परसेंट ही बच्चे होते हैं जो टॉप करने की सोचते हैं। तो हम जैसे लोग होते हैं, उनका टारगेट होता है, हमारे कॉलेज में 33 नंबर पे पास था। हमारा टारगेट था कि 33 नंबर आ जाएं, तो 5-4 शायद पास तो मैं कभी फेल नहीं हुआ कॉलेज में, इस वजह से मुझे पासिंग परसेंटेज पता नहीं है, 40 था आई थिंक, 33 था। 33 नंबर आप लाओगे तो 7 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, और 40 नंबर पास था शायद। तो हम लोग सोचते थे कि यार ना जस्ट पास हो जाए, जस्ट पास। तो कुल अंक अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। कुल अंक, कुल अंक, यानी कि मैं बात करता हूं टोटल नंबर की, टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो कुल अंक क्या होते हैं? कुल अंक होते हैं बच्चे जो आपके टोटल मार्क्स का पेपर बनता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं ना, जितने नंबर का पेपर बनता है, या फिर अगर मैं कहूं इसे परसेंटेज में, तो कुल अंक का मतलब होता है 100%। अगर आप बटे में से बटे ला रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड कुल अंक। कहते हैं ना उसके तो बटे में से बटे हैं, मतलब जितने नंबर का पेपर है ना, उतने ही उसके नंबर हैं, बटे में से बटे। सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है बच्चे आपका क्या? पासिंग मार्क्स या उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक, भाई देख लेना ठीक लिखा है क्या मैंने? उत्तीर्ण अंक यानी कि पास मार्क्स, पास मार्क्स, ठीक है। पास मार्क्स, अक्सर लोग इसे पासिंग मार्क्स बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, लेकिन
नीट। हाँ आजकल तो देखो बड़ा मतलब हाईलाइट चल रहा है मामला नीट में। 720 में से 720 नंबर बहुत सारे लोगों के हैं। तो वही है, आउट ऑफ आउट, यानी कि जितने नंबर का पेपर था उतने ही नंबर, रैंक वन, मतलब थोक के भाव रैंक वन मिल रहा है नीट में। क्या होगा इस देश का भगवान। एक यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो अभी बचा हुआ है, इसको बचा के रखना। देखो मैंने कहा कि पास मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक, ये है आपके मतलब की बात। ऐसे लोग जो बस ये है कि मैं ना जहां मैं जिस क्लास में हूं ना, मैं अगले वाली में कूद जाऊं भगवान, मुझे नहीं करना टॉप वॉप, बस अगली क्लास में। पता है हमारा सर्कल भी ऐसा ही था, हमारा सर्कल भी ऐसा ही था। हम लोग जैसे एक सर्कल होता है ना, एक दूसरे से पूछते हैं भाई, स्पेशली गर्ल्स का एक सर्कल होता है, स्पेशली वो पूछते हैं गलत लिखा है, हाँ ठीक लिख लेना यार, तुम उत्तीर्णांक कैसे लिखते हैं, मेरी दिमाग से निकल गया है उत्तीर्णांक कैसे लिखते हैं, देख लूं एक बार। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक तो है। अच्छा अच्छा। अब ठीक है। यार तुमने मजा खराब कर दिया। पास मार्क्स लिखो, उत्तीर्णांक अपने हिसाब से लिख लो तुम अब। मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है ये कैसे लिखते हैं, इतना भारी वर्ड है, पास मार्क्स लिखो तुम। सेकंड आता है पास मार्क्स, उत्तीर्णांक खुद लिख लेना यहाँ पे। जो बात मजे की बताने वाला हूँ यार वो तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने कहा ना हर जगह, जैसे स्पेशली गर्ल्स की अगर मैं बात करूं। हाँ अब ठीक है, लिखवा के ही मानोगे। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई रिजल्ट आया, वो लोग बात करते हैं कि तुम्हारे कितने परसेंट आए, तो होता है 80%, तुम्हारे कितने परसेंट आए 90%, तुम्हारे कितने 95%। लेकिन हमारा ग्रुप ऐसा था, आपका भी ऐसा ही होगा कुछ लोगों का। हम लोग ये पूछते थे कि कितने में फेल हुए, कितने में रह गया भाई, यार 2 में रह गया, कितने में रह गया यार, यार 3 में रह गया। वो लोग परसेंटेज तक तो पहुंच ही नहीं थी, मतलब हम लोगों की औकात ही नहीं थी कि हम परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करें। पाप लगेगा अगर हम परसेंटेज का पूछ लेंगे। हम ये पूछते थे कितने में रह गया, मतलब हमारा टारगेट होता था केवल पास मार्क्स, यानी जस्ट जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है ना, इतने नंबर लाओ और अगली क्लास में पहुंचो, हमें उतना ही नंबर टारगेट करना है बच्चे, दैट इज कॉल्ड आपका पास मार्क्स। यानी कि जितने नंबर पे काम बन जाए, दैट इज कॉल्ड पास मार्क्स। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि मान लो किसी परीक्षा में फॉर एग्जाम्पल किसी परीक्षा में पासिंग नंबर जो है ना, पासिंग नंबर 40 है, ये आपके पास मार्क्स हैं। यानी कि इतने नंबर अगर आप लाओगे, आप पास हो जाओगे ना, आप पास हो जाओगे। अगर एक बच्चे के मान लो 32 नंबर आए हैं, एक स्टूडेंट के 32 नंबर आए हैं, तो आप जरा मुझे बताना कितने नंबर से वो फेल हो गया, कितने नंबर से वो फेल हो गया। तो आप कहेंगे सर 40 नंबर तो जस्ट पासिंग नंबर है, अगर 32 नंबर उसके आए हैं ना, तो 40 में से 32 नंबर आप घटाओगे तो आप कहोगे कि सर 8 मार्क्स से फेल हो गया, 8 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक है। एक स्टूडेंट तो ये है, दूसरा स्टूडेंट है बच्चे जिसके नंबर है मान लो 52, जिसके नंबर है 52। अब ये सवाल से ही मतलब है इनका जो मैं आपको बता रहा हूं। एक स्टूडेंट है जिसके नंबर है 52, अगर मैं कहूं ये कितने नंबर से पास हुआ है, कितने नंबर से पास हो गया, देखो अगर बात ये कही जाएगी ना कि कितने नंबर से फेल हो गया,
तो भी हमारा टारगेट पासिंग नंबर रहना चाहिए, उसमें से घटा दो। अगर हमसे ये पूछ रहा है कितने नंबर से पास हुआ है या फिर कितने नंबर पासिंग से उसके ज्यादा हैं, तो भी हम अपना डिफरेंस यहीं देखेंगे, यानी कि 52 माइनस 40 हम कहेंगे 12 नंबर से या 12 मार्क्स से पास हो गया, पास हो गया, हो गया। जितने नंबर उसके पासिंग से ज्यादा है ना, उतने नंबर से वो पास हो गया। तो हमारा जो टारगेट है वो जस्ट हमारा पासिंग नंबर रहना चाहिए। कम है तो उतने नंबर से फेल हो गया, ज्यादा है तो उतने नंबर से पास हो गया। हमारा सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, केंद्र क्या होना चाहिए, पास मार्क्स। ओके। ऐसे ही परसेंटेज में भी करना है कि मान लो कुछ परसेंटेज पासिंग मार्क्स हैं, किसी के कम परसेंट आया तो जितना डिफरेंस है उतने परसेंट से फेल हो गया, किसी के ज्यादा परसेंटेज आए तो जितना डिफरेंस है उतने नंबर से वो पास हो गया। ठीक है, परसेंटेज में भी यही सीन चलना है। तो चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। एक बार देखेंगे बच्चे इस सवाल को और बताएंगे इसका जवाब क्या है। बताओ बच्चा जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टॉनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। टॉनी को कितना परसेंट चाहिए, 40% उसको मार्क्स चाहिए। अब कह रहा है उसे 120 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक बताओ, पूर्णांक यानी कि जो टोटल नंबर है दैट इज 100%। बताइए। बताओ, आप कहेंगे कि सर पास होने के लिए, न्यूनतम पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, चाहिए कि नहीं? यानी कि अगर आप 40% नंबर लाते हो तो आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि 40% नंबर लाकर आप टॉप कर दोगे। 40% मतलब एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर आकर आप खड़े हो जाओगे। उस बाउंड्री से इधर कूदे फेल, इधर कूदे कितना भी कूद जाओ पास, मतलब पास है। कह रहे एक स्टूडेंट के 120 अंक आए और वह 30 नंबर से फेल हो गया। बच्चे अगर वो उसके 120 नंबर हैं और अगर मैं उसमें 30 नंबर और जोड़ दूं तो क्या ये 40% के बराबर हो जाएगा? भाई 120 नंबर किसी छात्र के हैं और वह 30 नंबर से फेल हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है? मतलब उसके पासिंग नंबर से 30 नंबर कम रह गए। ये है इस बात का मतलब कि 30 नंबर से फेल हो गया। तो 120 में अगर मैं 30 नंबर और उसको दिलवा दूं जुगाड़ से, मान लो सवाल में दिलवा रहे हैं, 120 नंबर तो उसके पास है, अगर जुगाड़ से 30 नंबर और दिलवा दें तो क्या वो पास हो जाएगा? तो क्या 120 प्लस 30 अगर मैं कर दूं तो वही 40% की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं? तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि 40% बराबर कितना, 150? तो 1% बराबर कितना, 150/40। और हमें बताना है 100% की वैल्यू। अरे भाई ये कितनी होगी, 150/40 गुणा 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 से जाएगा 75 बार। गुणा करेंगे 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 2 37। यानी कि जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है वो कितने हैं, 375। पूर्णांक मतलब 100%। अगला सवाल, ये सवाल करिए जरा।
सवाल कह रहा है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से फेल हो गया, 35 अंकों से, और कह रहा है जब दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लाता है तो उसके उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। एक बात बताओ, सवाल पढ़ लिया आपने, अब सामने देखो। अब एक स्टूडेंट है, उसके ना 20% नंबर आए हैं, परसेंट में 20% नंबर आए हैं, और वह 35 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं 20% नंबर तो उसके ये रहे, अगर मैं 20% प्लस 35 कर दूं, 20 और 35 55 मत कर देना इसको, ना 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 ना, ऐसा मत कर देना। ये परसेंट अलग है और ये नंबर है। अगर मैं 20% में उसके 35 नंबर जोड़ दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? यस और नो? 20% नंबर लाया, 35 से फेल हो गया। अगर मैं 20% में उसके 35 मार्क्स जोड़ दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? जस्ट पास। आप कहेंगे यस सर। दूसरी तरफ कह रहा है कि दूसरा स्टूडेंट है जिसके आए हैं 50% नंबर, अगर मैं उसके 50% में से 32 नंबर हटा दूं, भाई ये मानकर चलो कि 40 नंबर पे पास होते हैं, किसी के 50 नंबर आए, अगर मैं 50 में से 10 नंबर हटा भी दूं तब भी ये 50 वाला पास रहेगा, तब भी ये 50 वाला पास रहेगा ना। आप खुद सोचो, आपकी क्लास में मान लो आपने अंग्रेजी का पेपर दिया, आपने अंग्रेजी का पेपर दिया और उसमें पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए और आपके आगे 60 नंबर। अगर आपके 20 नंबर काट लिए जाएं तो क्या आप फेल हो जाओगे? नहीं, आप पास रहोगे, लेकिन जस्ट बाउंड्री पर पास रहोगे। तो इसीलिए अगर मैंने 50% में से 32 हटा भी दिया तब भी वो पास रहेगा। तो दोनों तरफ इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी पास मार्क्स हैं और ये भी पास मार्क्स हैं, दोनों उत्तीर्ण अंक हैं। भाई ये भी उत्तीर्ण अंक, ये भी उत्तीर्ण अंक, दोनों तरफ इक्वल कर दो। अब यहां से आप क्या करेंगे, ये 20% उधर जाकर 50 में से घटेगा तो 30%, और ये माइनस का 32 इधर आकर 35 में जुड़ेगा, ये आएगा आपका 67। तो 1% का मतलब कितना है? 1% का मतलब है 67/30, और हमें तो बताना है 100% का मान। तो 100% कितना हो जाएगा? 67/30 गुणा 100। आप कहेंगे सर 670/3, यानी कि जो पूर्णांक है वो 670/3 है। इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो। एक और तरीके से कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या है दूसरा तरीका? कि आप एक तरफ तो परसेंटेज लिखो, आप एक तरफ तो परसेंटेज लिखो 20%, और कितने नंबर से फेल हो गया? 35 से। एक तरफ परसेंटेज लिखो 50%, और कितने नंबर ज्यादा लेकर आया है? 32। एक तरफ परसेंटेज, एक तरफ नंबर, आपने यही करना है। फिर आपने क्या करना है कि इनका तो डिफरेंस ले लो, अंतर, इनका तो डिफरेंस कितना आएगा? 30, और इनका योग, नंबर का योग, ये कितना आएगा? 67। परसेंटेज का तो डिफरेंस और जो नंबर है इनका योग, और दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि 30% बराबर 67, 1% बराबर 67/30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 67/30 गुणा 100। आप कहेंगे 670/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक तरफ परसेंटेज, एक तरफ नंबर, परसेंटेज का डिफरेंस, नंबर का योग, और 30% बराबर 67, 1% 67/30, 100% आपका इतना आ गया। ओके। और ये आपका पिछला मेथड था जहां आपने उत्तीर्ण अंक को बराबर कर दिया, मतलब वही है, सेम मतलब है, सेम मतलब है। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है बच्चे, थोड़ा सा अलग।
सवाल कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से असफल हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने सफल होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% ज्यादा अंक लिए। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो दो तरीके मैंने कराए हैं ना, ये कोई से भी नहीं होगा, ये अलग करना पड़ेगा हमको। दो तरीके जो मैंने आपको कराए हैं कि इतने % अंक लाए और इतने नंबर से पास हो गया, इतना % अंक लाया, इतने नंबर से फेल हो गया। परसेंटेज का डिफरेंस, अंकों का योग बराबर करके आप आराम से कर लोगे। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है। यहां सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक लाया और 25 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है कि उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 40% नंबर आए और उसने पास होने वाले जो न्यूनतम अंक है ना, पासिंग मार्क्स, उससे 25% ज्यादा है ये जो 40% है। अब कह रहा है बताओ परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, बताओ। चलो करते हैं भाई। सवाल है कि 30% अंक एक विद्यार्थी के आए और अगर वह 25 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं उसके 25 अंक और दे दूं उसे, 30% अंक लाकर 25 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं उसको 25 अंक और दे दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? ठीक है, इसको एक साइड में रख दो। अब कह रहा है कि 40% आए हैं दूसरे वाले के, और जो दूसरा वाला है ना, उसके न्यूनतम पासिंग अंक से 25% ज्यादा है। पासिंग अंक से 25%। अगर मैं मानकर चलूं कि पासिंग अंक तो यही है भैया, यही तो उसके पासिंग अंक है, 30% प्लस 25, यही तो उसके पासिंग नंबर हैं। तो दूसरा विद्यार्थी जिसके 40% नंबर आए हैं, उसके नंबर 30% प्लस 25, इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 25%। और अगर 25% ज्यादा है तो कितना परसेंट होंगे? 125%। ये मैंने यहां समीकरण बना दिया। फिर से सुनो मेरी बात। एक स्टूडेंट है, उसके 30% अंक आए, 25 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं कहूं कि 30% प्लस 25, ये उसके नंबर पास वाले हो जाएंगे, पासिंग नंबर हैं कि नहीं, इतने नंबर पे पास होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके आए हैं 40% अंक, जिसके 40% अंक आए हैं, उसके सफल होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% ज्यादा है। तो सफल होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं सर? ये रहे, यही तो सफल होने के लिए न्यूनतम अंक है। और इससे अगर 25% ज्यादा है तो कितना परसेंट हो जाएंगे? 125%। कोई भी संख्या अगर 25% ज्यादा है तो क्या वो 125% हो जाएगी? यस, क्या वो 125% हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। और ये 125% कर दिया और यही दूसरे व्यक्ति के नंबर हो जाएंगे 40% बराबर। अब यहीं से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? न्यूनतम अंक की, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले क्या करोगे? 1% का मान निकालोगे। तो 5 पूरे 25 और 25 से जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है भाई, आप इस 4 की गुणा इधर कर दो, 4 चौके 16 यानी कि 160%। या फिर ऐसे कर दो कि 5 अट्ठू 40 और 8 चौके 32, 32%।
बराबर 30% प्लस 25। अगर मैं ये 30% इसमें से घटाता हूं तो 2% किसके बराबर होगा? 25 के। क्या 2% 25 के बराबर है? अगर मुझसे वो पूछने लगा कि पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो मैं यहां 100% की वैल्यू निकालूंगा। लेकिन उसने पूर्णांक पूछा ही नहीं, उसने पूछा है पास होने के लिए न्यूनतम पासिंग नंबर कितने हैं। तो हमें निकालना है 30% प्लस 25 का मान। तो 30% की वैल्यू निकालो। 1% का मतलब कितना है? 25/2। तो 30% का मतलब कितना हो गया? आप कहेंगे 25/2 गुणा 30, ये जाएगा 15 बार। 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37। यानी कि 30% का मतलब है 375। तो पासिंग नंबर कितने आ गए? आप 375 में 25 जोड़ दो, ये वाला 25। सर 400 नंबर हैं जो पास होने के लिए चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नंबर से परसेंट कैसे काटा? नहीं, नंबर से परसेंट नहीं काटा, ये जो 5 है ना, इससे मैंने 40 को काटा है। परसेंट तो एज इट इज अपनी जगह पे है, परसेंट तो अपनी जगह पे है। 5 से काटा है 8 बार और 8 चौके 32। परसेंट को नहीं छेड़ा मैंने, वो तो अपनी जगह पे परसेंट इज परसेंट। अगर वो आपसे पूछने लगता कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो मैं यहीं से कह देता 2% इतना, 100% कितना होगा। फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस सवाल पे स्टार लगा लेना बच्चे, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट सवाल है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? जरा देखते हैं। बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं हम इसे? मैं ये सब रफ कर रहा हूं, सब रफ कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि उसके जो पासिंग नंबर है ना, जो उसने पूछा है पास होने के लिए नंबर, मैंने मान लिया कि उसके पासिंग नंबर जो है ना वो 400 है। उसके पासिंग नंबर 400 हैं, मान लिया मैंने। अब सवाल ने कहा कि वह व्यक्ति 30% नंबर लाया और 25% से फेल हो गया, और जब 40% लाया है तो पासिंग होने वाले नंबर से 25% ज्यादा है। अगर मैं 400 का 25% ज्यादा करूं तो कितना परसेंट करना पड़ेगा? 125%। तो ये हो जाएगा 500। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, जिसके 40% नंबर आए हैं, जो दूसरा व्यक्ति है जिसके 40% नंबर आए हैं, उसके नंबर 500 के बराबर हैं। 40% बराबर कितना? 500। क्यों? क्योंकि उसके नंबर पास होने वाले अंक से 25% ज्यादा थे, और पास होने वाले अंक मैंने माने 400। 400 से 25% ज्यादा यानी कि 500। तो दूसरे वाले के जो अंक हैं बच्चे, वो 40% किसके बराबर हो जाएंगे? 500 के बराबर। अभी मैं कंडीशन चेक करूंगा, तो मुझे 30% का मतलब बताओ कितना होगा? 1% बराबर कितना है? 500/40। तो 30% किसके बराबर होगा? तो 500/40 और गुणा 30। जीरो से जीरो गया, 125 बार जाएगा, और 125 तिया 375। कितना है बच्चे? 375। यानी कि एक दूसरा स्टूडेंट जिसके आए हैं 375 अंक, 30% का मतलब है ये पहला वाला स्टूडेंट हो गया, पहला। ये दूसरा है, तो जो पहले वाला स्टूडेंट है उसके आए हैं 375 अंक, और सवाल कह रहा है कि वह 25 नंबर से फेल हो गया। तो भाई पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 400। पहले वाले के आए हैं 375, भाई साहब 25 नंबर से फेल हो गया, देख सकते हो। मतलब ये कंडीशन जो मैं लगा रहा हूं ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से ऐसे आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑप्शन से जो बेस्ट है वो ये तरीका है। एक बार आप ये इक्वेशन समझ गए तो सवाल आराम से हो जाएगा। बड़ा अल्टीमेट लेवल का सवाल है। चलो 2 सवाल और बचे हैं इस टाइप के, ये और कर लेते हैं। ऐसे सवाल तो आई थिंक मैंने आपको एलिगेशन मेथड में कराए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में ऐसे सवाल मैंने कराए थे आई थिंक आपको। 125/100 समझ में नहीं आया। एक बात बताओ पंकज,
अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? परसेंटेज में शुरू में नहीं बताई ये बात क्या मैंने आपको? अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया तो कितने परसेंट हो जाएगी? आप कहेंगे सर 110% हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाए तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? 125% नहीं हो जाएगी। और 125% का मतलब है 125/100। बस। कह रहा किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, 45%, और बाकी लड़कियां हैं। अब कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण यानी कि पास हुए तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना होगा? बच्चे यहां एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, 3-4 मेथड से हो जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन मेथड का एक रूल मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा हो, दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहा हो, और दोनों का कंबाइंड बात कर रहा हो। सवाल ने बोला कि 60% लड़के एक ग्रुप के बारे में बात कर ली, 70% लड़कियां दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर ली, कह रहा है ये पास हो गए। तो कह रहा है बताओ फेल होने वाले छात्र कितने हैं? तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि कुल पास होने वाले छात्र कितने हैं। भाई अगर 60% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई, सॉरी फेल पास हुए, तो टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं? ये मत कहना कि सर 60 और 70 130% पास हुए ना, गलत बात। क्या करना है, सबसे पहले संख्या के बारे में बात करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। उसने बोला कि 45% जो है ना वो लड़के हैं। अगर 45% लड़के हैं तो 100 में से घटाना जरा, क्या 55% लड़कियां हो जाएंगी? भाई अगर 45% बॉयज हैं, क्या 55% लड़कियां होंगी? तो जरा रेशियो बताना, 5 नाम 45 और 5 से जाएगा 11 बार, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा 9-11 का होगा। अब एक तरफ लिखो बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। लड़के कितने पास हुए हैं? 60%। लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 70%। और कुल लोग कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो मैं अभी पता करूंगा। नीचे पहले रेशियो लिख लो संख्या का, नीचे संख्या का रेशियो लिख लो। लिख लिया आपने? ठीक है। अब आपको निकालना है कि कुल पास कितने हैं। ये पास पर एलिगेशन हम लगा रहे हैं, तो मैं यहां पर निकालूंगा कि कुल पास कितने लोग हुए हैं, और एलिगेशन में आपको ये सिखाया गया है। अगर इन दोनों की गुणा करेंगे 9 छिक्के 54, 540। इन दोनों की गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, 770। दोनों को जोड़कर और डिवाइड कर दो 11 और 9 20 से, आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो पास हुए हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो पास हुए हैं। तो आप कहेंगे 0, 7 और 4 11, 7 5 12 और 1 13 बटे 20। 0 से 0 गया, 2 छिक्के 12, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 65.5% बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? हमसे तो फेल पूछा है, अनुत्तीर्ण होने वाले। अनुत्तीर्ण होने वाले तो फेल कितने हुए हैं? फेल निकालने के लिए 100 में से 65.5 घटा दो, आप कहेंगे सर 34.5% बच्चे हैं जो फेल हुए होंगे। 34.5। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए, करेंगे बच्चे जरा।
सवाल ने कहा कि किसी कॉलेज में 35% जो है वो छात्राएं हैं यानी कि गर्ल्स हैं, कह रहा है कि और शेष छात्र यानी कि बॉयज हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, मुझे नहीं लगता कि कुल संख्या की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए। इतने इतने परसेंट लोग पास हो गए। कह रहा है कि अंतिम परीक्षा में फेल होने वाले लोग कितने हैं, सॉरी पास होने वाले कितने हैं। टोटल पास पूछ लिया। पहले तो संख्या का रेशियो बनाओ। अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो बनाऊंगा तो उसने कहा 35% ना गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं। बच्चे अगर 35% लड़कियां हैं तो 100 में से घटाना जरा, 65% क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। 5 से जाऊं तो 5 सत्ते 35 और 5 से जाऊं तो 13 पंजे 65। ये नंबर का आपका रेशियो आ गया, संख्या का रेशियो आ गया। अब उसने बोला कि 75% लड़के और 85% लड़कियां पास हुई हैं, ये लोग पास हुए हैं। तो 75% यहां लिख दो, 85% यहां लिख दो, और आपसे पूछ रहा है कि कुल पास कितने हुए हैं, यानी कि सेंटर वाली संख्या पूछ रहा है। और ये रेशियो आ गया 13 और 7 का, ये सेंटर वाली संख्या। अगेन उसी तरीके से निकाल दो जो एलिगेशन मेथड अभी अभी मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे कि सर बीच वाली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को गुणा करो, तो 13 पंजे 65 हासिल का 6, 13 सत्ते 91 और 6 97। इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल का 3, 7 अट्ठू 56 और 3 59। इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 13 और 7 20 कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे परसेंट लोग हैं जो पास हुए हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो भैया आप जोड़ेंगे 5 और 5 10, 9 और 7 16 और 1 17, 9 और 5 14 और 1 15, और 1570 बटे 20। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठू 16, 2 पंजे 10, यानी कि 78.5% बच्चे हैं जो ओवरऑल पास हुए हैं। और ये अच्छे सवाल हैं, एक ये वाला और एक पिछले वाला। आजकल अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एसएससी आजकल बहुत बना रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों का। बच्चे अब आपके 2 टॉपिक बच जाते हैं। एक बचता है आपका चुनाव वाले सवाल, इलेक्शन वाले। कल पूरा दिन इलेक्शन माहौल बनाएंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे। टाइम बचा तो एक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जो हमारा सूखे फल ताजे फल वाला जो है कॉन्सेप्ट, 10 मिनट का है वो। और फिर मिसलेनियस यानी कि विविध की मैं एक अलग से ही क्लास आपकी करा दूंगा, 1.5-2 घंटे की। सैटरडे में वो मैं आपकी 1.5-2 घंटे की विविध की क्लास करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसमें हम हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेवल के हिसाब से, वो सारे मैं आपको मिसलेनियस में करा दूंगा। ओके बच्चे, ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल से हम अपना 15th टाइप शुरू करेंगे, और ये 15वां जो टाइप है कंप्लीट इलेक्शन वाला है, चुनावी माहौल कल रहेगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।